हाय गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट फिजिक्स प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। ऑल्दो क्वेश्चन इज़ नॉट हार्ड बट द कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, there is one thing which you have to know that in normal force which is acting normal to the both wedges in that direction, acceleration should be same always. This is wedge constant. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगा जिससे सारे बच्चों को आसानी हो ये समझने में। ओके, तो मैंने अभी उसका रफ डायग्राम बनाया है। तो अब देखिए, इसका अपना एम जी होगा, इसका भी अपना एम जी होगा। क्योंकि मास सेम दे रखा है इसलिए मैंने एम जी ही लिख दिया, उसे चेंज नहीं किया। और क्या होगा, मैं पहले एक साथ में बना रहा हूँ, फिर आपको अलग अलग दोनों की डायग्राम मैं दिखाऊंगा। इसका नॉर्मल इस वाले वेज से, यहाँ जो वेज है उससे इस तरफ होगा, और इसका नॉर्मल इस तरफ। दोनों अलग अलग है, इसको N1 लिख दीजिए, इसको N2 लिख दीजिए, और इनके बीच जो लग रहा है उसको N0 लिख देते हैं। ठीक है, जो कि हमें निकालना है। हमें नॉर्मल यही वाला निकालना है, ये वाला। ध्यान से देखिए, इसके ये स्पेयर जो है इसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और इस पर नॉर्मल इस तरह लग रहा होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ मैं इन दोनों की डायग्राम अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए ये चीज़। 1 मिनट। यस, नाउ अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूँ दोबारा अलग से। अब देखिएगा इसे। सॉरी, मैं दोबारा बना रहा हूँ, वो मैंने गलत लाइन बना दी थी। क्योंकि जब ये ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है तो स्मूथ है, तो कोई एक ऊपर जाएगा, कोई एक नीचे जाएगा। तो मान लेता हूँ ये, आप इसे भी मान सकते हैं बट मैं इसे मान रहा हूँ। आप उसे भी मान सकते हैं, वो नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ये एक्सेलरेशन है, ए एंड बी आर बोथ एक्सेलरेशन। ओके, now we take component to find the wedge constant relation between both the acceleration. Therefore this angle is given alpha and angle here formed with this wedge is beta, and alpha and beta value given in question that alpha is 60 degree and beta is 30 degree. Now with I took component in x direction because normal force exert between two block is in x direction. Therefore I take component in x direction of both the acceleration. Therefore it is also alpha. ये कॉस है। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो कॉस 60 रखा तो वो 1/2 हो गया, और बीटा का वैल्यू 30 दिया हुआ है तो वहाँ कॉस 30 रखा तो वो क्या हो गया, सोचिए। होप सो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया कि ये कटा और ये कटा, तो a = b√3। ये आगे हमें काम आएगा। देखिए कहाँ काम आएगा, क्योंकि इसका जो वेट था mg, यहाँ देखिए इसका जो वेट था mg, ये mg से इसका कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। होप सो आप लोग को ये कंपोनेंट लेना आता होगा, mg sin अल्फ़ा, और इसका कंपोनेंट ये नॉर्मल का, ये भी अल्फ़ा ही होगा। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो इसका n cos अल्फ़ा उस तरफ। तो मैं यहाँ इक्वेशन बना रहा हूँ, mg sin अल्फ़ा माइनस n cos अल्फ़ा, दिस विल बी इक्वल टू ma।
क्योंकि मैंने इसका एक्सेलरेशन यहाँ देखिए ए लिखा है इसलिए। अब सिमिलरली मैं उसके लिए कंपोनेंट लूँगा तो उसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए एम जी साइन अल्फ़ा, इसका सॉरी एम जी साइन बीटा, और इसका इस तरफ लूँगा तो ये कॉस बीटा आ जाएगा। तो सेकेंड, चूँकि मैंने माना कि ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसे अच्छे से लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो कंपोनेंट जो है वो आपको सही से लेना पड़ेगा वरना वो गलत, चूँकि ये नॉर्मल देखिए परपेंडिकुलर है। कोई बच्चा सोच सकता है मैं इसका कंपोनेंट यहाँ क्यों नहीं लिखा n1 का, तो n1 का इसलिए नहीं लिखा चूँकि इस डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ नहीं बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एन नॉट है, एन नॉट कॉस बीटा बन गया और ये एम जी साइन बीटा बन गया एंड दिस विल बी इक्वल टू एम बी। अब बी और ए के बीच जो रिलेशन है वो मैंने नीचे लिख दिया है। तो अब उसकी मदद से मैं इसे फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगा। साइन अल्फ़ा 60 था तो साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, √3/2। देखते जाइएगा आराम से। ये cos 60 1/2 इक्वल टू m इंटू ए की जगह b√3 डाल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ। सिमिलरली मैंने नीचे भी किया। यहाँ बीटा कितना था 30, आपने क्वेश्चन में अगर नहीं देखा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। ये कितना हो जाएगा mg/2, बताइए सही है। एंड दिस विल इक्वल टू एम बी। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा इस जगह, ये जो है ना इसे मैंने इन दोनों के नीचे ले आया, मतलब क्रॉस कर दिया, यहाँ लिख दिया और इसे यहाँ। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों कट गया बट ये यहाँ ये रहा और ये यहाँ नहीं रहा। अब मैंने ये जो इक्वेशन बना इन दोनों को ऐड किया, तो जब ऐड करूँगा तो ध्यान से देखिए ये -mg/2 है और ये +mg/2, तो दोनों कट जाएगा ऐड करने पे। तो बचेगा क्या, n को कॉमन ले लेता हूँ, /2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 -1/√3 इक्वल टू, चूँकि ये दोनों जो था MB था तो 2MB हो गया। ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। होप सो आपने देख लिया होगा। मैंने आपको पूरा इसलिए दिखा दिया ताकि किसी भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये मैंने क्या किया है, कहाँ से लिखा है। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ अगर एलसीएम लूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, ये √3 है। अब जो वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में वो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देखिएगा। तो 2 है, ये m का वैल्यू √3 था और b ही रहने दे रहा हूँ। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एक बार और देख लीजिएगा क्या क्या काटा, इससे इसको और ये दोनों काटा, तो n इक्वल टू 2b बन गया। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा इस जगह, क्योंकि मुझे नॉर्मल चाहिए। हमेशा ये याद रखिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, उससे आसान कीजिए। मुझे b नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, तो b को नॉर्मल के फॉर्म में लिख दीजिए। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। सेकेंड वाला इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाली। होप सो आपको समझ में आ रही होगी। मैंने ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन। तो इसको मैंने यही रहने दिया, इसको भी अभी मैंने यही रहने दिया और यहाँ उसे n/2 पुट कर दिया। देख लीजिए ध्यान से, n/2 जब पुट किया तब मैंने आखिरी में अब क्या किया कि उसे इधर ले गया और नॉर्मल को कॉमन ले लिया। देख लीजिए एक बार, ये क्या हो जाएगा, और m की वैल्यू √3 थी, 1/√3, तो यहाँ डाल दी। और इधर सिमिलरली ये g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 लेने बोला था तो 10 ले लिया, इंटू 2 ले लिया। ये वाला को इधर ले गया, ये वाले को इधर ले आया। सिंपल चीज़ है, बस मैंने इधर उधर उसका अदला बदली कर दिया। अब देखिए ये जो है ये क्वांटिटी और ये 2 2 2 ख़त्म हो जाएगा। अब फिर से यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो ये 3 बन जाएगा, -1 2 हो जाएगा, 2/√3 इंटू नॉर्मल
इक्वल टू 10/√3 √3 ख़त्म, n इक्वल टू 5 न्यूटन, n इक्वल टू 5 न्यूटन। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए डायग्राम हो सकता है आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, तो मैं अलग से इसको इस जगह फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ अलग पेन से, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए मैंने पहले mg लिया, mg का एक कंपोनेंट लिया, एक नहीं मैंने दोनों कंपोनेंट लिया, बट दूसरे का जो है वो नॉर्मल से बैलेंस हो गया, क्योंकि वेट जो था वहाँ लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़िएगा तो, कि फिक्स है। इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसमें जो है मूवमेंट इस तरफ नहीं हो सकता, इसलिए नॉर्मल इस तरफ वाला जो है इससे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया, और बट एक जो नॉर्मल इन दोनों के बीच है उसको ये वाला ही है, n1 है ये, और ये n0 है। ठीक है, इसी का मैंने ये n0 पीछे की तरफ होगा, गलती से मैंने आगे बना दिया, क्योंकि उस पर ये उससे दबाएगा तो उसे आगे की तरफ दबाएगा और अपने ऊपर अपोजिट रिएक्शन लेगा, n0। अब इसका एक कंपोनेंट लिया इस तरफ, और ये इधर है, इसको माइनस इसको इक्वल टू ma, न्यूटन लॉ से जैसे लिखते हैं NLM चैप्टर में, उसी की मदद से। सिमिलरली इसमें भी मैंने वही किया, mg sin थीटा इस तरफ कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन, इधर नॉर्मल इस पर लग रहा है तो नॉर्मल का इधर कंपोनेंट n cos बीटा, क्योंकि मैंने माना है कि b ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला जो स्क्वायर है ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन b से, तो मैंने ऊपर जाने के लिए ऊपर वाली फोर्स बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब n cos बीटा बड़ा होना चाहिए mg sin बीटा से, तो वही किया मैंने, n cos बीटा माइनस mg sin बीटा इक्वल टू mb। एक यहाँ नॉर्मल वेज कांस्टेंट से एक रिलेशन बनाया, पहला रिलेशन यहाँ से बनाया, दूसरा FBD की मदद से बनाया, फिर दोनों को सॉल्व किया और फाइनली आंसर तक मैं पहुँच गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, एंड फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो यू विल लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब। ये आपके हाथ में, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मुझे ये क्वेश्चन आपको बताना था, मैं ऐसा क्वेश्चन आगे भी लाते रहूँगा। थैंक यू, चलिए बाय बाय।